अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्लानर 360 बिजनेस सॉल्यूशंस। कैपिटल गेन टैक्स क्या टैक्स पेयर खुद से पे कर रहा होता है या कोई और एंटिटी उसके नाम पे वो टैक्स विदहोल्ड करके आगे एफबीआर को जमा करा रही होती है? इस टॉपिक को आज हम तफसील से डिस्कस करेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, लाजमी इसको आपने एंड तक देखना है और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कैपिटल गेन टैक्स में हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की भी बात कर सकते हैं या फिर हम लिस्टेड शेयर्स जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जो कंपनीज लिस्ट होती हैं उसके जो आप शेयर्स की सेल या परचेज करते हैं उस पर भी कैपिटल गेन टैक्स जो है वो कैलकुलेट हो रहा होता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जो कंपनीज लिस्ट हुई हुई हैं उस पे जो गेन टैक्स कैलकुलेट हो रहा होता है उसको हम बेहतर तरीके से समझने के लिए इससे पहले हम समझते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे गेन टैक्स किस तरह से कैलकुलेट हो रहा होता है। इट्स वेरी सिंपल। जितने में आपने प्रॉपर्टी सेल की माइनस जितने में आपने वो प्रॉपर्टी परचेज की, तो उस पे जो हमारे पास अमाउंट आएगी वो अमाउंट जो है आपका लायबल टू गेन टैक्स है। गेन टैक्स नहीं है बट दिस अमाउंट इज लायबल टू दी गेन टैक्स। तो उसके जो भी रेट्स हैं वो हम पहले अपनी पिछली वीडियोस में जो है बहुत तफसील के साथ हम उसको डिस्कस कर चुके हैं कि उस पर कितना रेट लगता है। तो आप चैनल पे जाके उसको देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी लगा दूंगा। तो अब क्या होता है कि एडवांस टैक्स जो कि सेक्शन 236C के तहत उसी टाइम पे कट जाता है जब सेलर अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने जाता है। वो जो गेन टैक्स पेएबल जो कैलकुलेट होता है उसमें से एडवांस टैक्स जो है हम माइनस करके वो जो टैक्स पेयर है साल के आखिर में अपनी जो रिटर्न्स है उसको तैयार करवाता है किसी कंसल्टेंट से और फिर उस टाइम पे जो है वो टैक्स को पे कर देता है। यानी हम ये कहेंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जो गेन टैक्स है वो टैक्स पेयर ने खुद से कैलकुलेट करना होता है और ख़ुद से ही उसने उसको एफबीआर में जमा कराना होता है, जो कि आपका एडमिटेड टैक्स बन रहा होता है जब आप अपनी रिटर्न्स को फाइल करते हैं। अब हम आ जाते हैं लिस्टेड शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे। अच्छा, जो लिस्टेड का मतलब है वो कंपनीज जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुई हुई हैं उसको हम लिस्टेड कंपनीज जो है वो कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपने भी कंपनी है उसके शेयर्स लिए हुए हैं उसमें क्या होगा कि आप ये देखेंगे कि जितने में वो शेयर बेचे हैं माइनस जितने में आपने वो शेयर परचेज किए थे, तो उसका जो डिफरेंस होगा वो आपका गेन होगा और उस गेन के ऊपर जो है वो टैक्स है वो पेएबल होता है और इसके भी जो रेट्स हैं वो हम अपनी पिछली वीडियोस में जो है वो बता चुके हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा कि इसमें गेन टैक्स जो है आप खुद से पे नहीं कर रहे होंगे बल्कि NCCPL नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड जो है आपका टैक्स विदहोल्ड करके जमा करा रही होगी एफबीआर को और फिर साल के आखिर में जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तो NCCPL आपको एक सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड कर देगी जिसपे पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई होगी कि आपने जो है वो कितना गेन अर्न किया और उस पर कितना टैक्स जो है वो आपका पे हुआ और फिर ज़ाहिर है वो जो टैक्स पेयर है उसको फाइल कर देता है। की पॉइंट्स के NCCPL और CDC में फ़र्क क्या है? जो NCCPL है वो बेसिकली मिडल मैन के तौर पे एक्ट करता है सेलर और बायर के दरमियान और इंश्योर करता है कि मनी की जो सेटलमेंट है वो पूरी हो जाए, यानी कि जो सेलर है उसके अकाउंट से पैसे निकल के बायर के अकाउंट में आ जाएं। ये जो है इंश्योर करना NCCPL का काम है और साथ ही साथ क्योंकि NCCPL यहाँ पे इंश्योर कर रहा है कि जो मनी है जो पैसा है वो सेलर से बायर के बायर से सेलर के अकाउंट में आए, तो इस वजह से जो है गेन टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो भी NCCPL को ही सौंपी गई है जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के 8th शेड्यूल में सारा लिखा गया। तो कैपिटल गेन टैक्स की जो कैलकुलेशन और पेमेंट है वो ऑफ कोर्स NCCPL ने करनी है। अच्छा, अब CDC का क्या काम है? सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान हम जिसे कहते हैं। होता है कि CDC अपने एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर में सारा रिकॉर्ड रखती है कि किस पर्सन के नाम पे कितने शेयर्स हैं। अगर कोई पर्सन कोई शेयर्स परचेज कर रहा है तो उसने पेमेंट की है तो CDC की ये जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को मेक श्योर करे कि जो सेलर है उसके नाम से वो शेयर्स हट के जो बायर है उसके नाम पे आ जाए। अच्छा, अभी भी शायद कुछ लोग फ्यूज्ड होंगे लेकिन मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, आपने वो लाजमी सुननी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। देखिए, मैं आपको ना इसके पैरेलल में एक एग्जांपल देता हूँ इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो आपको ये NCCPL और CDC का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। दो बंदे हैं और उनके दरमियान एक प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त होनी है। फ़र्ज़ करें वो प्लॉट है या कोई भी घर है, तो अब क्या होगा कि वो दोनों जाएंगे किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास। तो प्रॉपर्टी डीलर यहाँ पे क्या हो गया? मिडल मैन, यानी कि प्रॉपर्टी डीलर ने इस चीज़ को इंश्योर करना है बायर है उसके अकाउंट से पैसे निकले और वो सेलर को दे दे और जो सेलर है वो अपनी जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र कर दे बायर को प्रॉपर्टी की ओनरशिप को। तो यहाँ पे NCCPL का जो काम है वो इन पैरेलल अब वो किसका हुआ? प्रॉपर्टी डीलर का हुआ, जो है वो इंश्योर करेगा कि हाँ जी पेमेंट जो है वो हो गई। CDC का रोल जो है वो कौन लेगा?
अब फ़र्ज़ कर लें कि आप डीएचए में जा रहे हैं जी प्लॉट की ख़रीदो फरोख्त करने। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी डीएचए जो है, जिसने रिकॉर्ड करना है कि हाँ जी ये स्पेसिफिक पर्सन है, इसने ये प्लॉट अब बेच दिया है, अब ये इस बंदे के नाम पे आ गया है, तो उसने अपनी जो रजिस्ट्री है वो अपडेट करनी है डीएचए ने। तो यहाँ पे सीडीसी का काम जो है वो कौन कर रहा है? डीएचए कर रहा है। आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपको एनसीसीपीएल और सीडीसी का जो फ़र्क है वो वाज़ेह समझ आ गया होगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उससे आप इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। जज़ाकल्लाह।